नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज हम अपने सबके अपने-अपने गुरु के आशीर्वाद से, डॉक्टर हनुमान सर के आशीर्वाद से आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा सिमिलर और डिसिमिलर डिजीज जब इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है। आज हम काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स परिचय नंबर 46 जिसमें काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स है कि कैसे होम्योपैथिक क्योर होता है नेचुरली, उसके बारे में काफ़ी सारे एग्ज़ाम्पल्स लिए गए। So let's start. Aphorism 46. Many examples might be adduced of disease which in the course of nature have been homeopathically cured by other diseases presenting similar symptoms. काफी सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जब डिजीज में कुछ ऐड होता है नेचर के कोर्स में तो होम्योपैथिकली कैसे दूसरे डिजीज को क्योर करता है जो सिमिलर है। वेर इट नॉट नेसेसरी as our object is to speak about something determinate and indubitable, to confine our attention solely to those few diseases, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा निश्चित और बेशक निशक ऐसा उसके बारे में बोलना है। इसीलिए ये जरूरी नहीं है कि हम सिर्फ ये जो एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं उसी डिजीजेस के बारे में ही ध्यान दें, क्योंकि हमारा हमारा गोल है, हमारा ऑब्जेक्ट है कि हम एक तथ्य पर पहुंचे, एक सत्य पर पहुंचे जो नेचर में हो रहा है। which are invariably the same, arise from a fixed miasm and hence merit a distinct name। तो अलग अलग जो एग्जाम्पल आएंगे जिसके बारे में आपको पता होगा कि ये बीमारी इससे होती है, कोई फिक्स्ड माइजम से हो रही है और चौकसता के साथ वो एक दूसरे के काफी सिमिलर है, सेम लगता है, लेकिन उन सब का अलग अलग नेम है। उसमें से सबसे पहले आता है एग्जाम्पल, among these the smallpox, so dreaded on account of the great number of its serious symptoms, occupies a prominent position, and it has been removed and cured a number of maladies with similar symptoms। शीतला जो पहले इंडिया में प्रिवेलेंट था, स्मॉल पॉक्स जिसको कहते हैं, स्मॉल पॉक्स एक ऐसी बीमारी थी जिसके जिसके काफी सारे सीरियस सिम्टम्स है, जिससे लोग काफी उसको डरते थे और उसकी पोजीशन काफी अव्वल नंबर पे जैसा आजकल हार्ट अटैक या फिर कैंसर्स जिससे लोग डर रहे, ऐसी बीमारी स्मॉल पॉक्स थी। तो ये भी उसी तरीके की वो काफी सारी बीमारियों को एक साथ हल करती थी। जिसको ये स्मॉल पॉक्स होता था वो लाइफ टाइम काफी सारी बीमारियों के अगेंस्ट प्रोटेक्टेड रहता था, लेकिन हमने इस बीमारी को वैक्सीनेशन से या किसी और मकसद से किसी भी तरीके से हमने इसको जड़ से नाबूद कर दिया और उसकी वजह से काफी सारी बीमारियां अब एक्टिवेट हो गई। हाउ फ्रीक्वेंटली डज स्मॉल पॉक्स प्रोड्यूस वायलेंट ऑप्थेल्मिया? कितनी बार स्मॉल पॉक्स ने वायलेंट ऑप्थेल्मिया मींस आई पेन क्रिएट किया हुआ है, वायलेंट ऑप्थेल्मिया क्रिएट किया हुआ है। समटाइम्स इवन कोजिंग ब्लाइंडनेस, कभी कभी तो ब्लाइंडनेस भी हो जाती थी स्मॉल पॉक्स में। एंड सी, और अब देखो, बाय इट्स ऑक्यूलेशन इनऑक्यूलेशन, डेजोटिएक्स डेजोटिएक्स ने ये ऑब्जर्व किया है कि जैसे ही स्मॉल पॉक्स की इन्फेक्शन लगते, पहले इनऑक्यूलेशन बोलते थे, अभी हम इन्फेक्शन बोलते, क्योर्ड अ क्रॉनिक ऑप्थेल्मिया परमानेंटली, कि जैसे ही इसका इन्फेक्शन लगा तो जिस पेशेंट को ये लगा उसको क्रॉनिक ऑप्थेल्मिया था, तो वो क्रॉनिक ऑप्थेल्मिया परमानेंटली क्योर्ड हो गया बिकॉज ऑफ स्मॉलपॉक्स इन्फेक्शन। ऑल्सो लेरोय सी अनदर, ऐसा लेरोय ने भी देखा। ये जो फुटनोट साथ में लिखी गई 41 42, ये इन सब में कौन सी जर्नल में से केस निकाला है उसकी लिस्ट है, वो हम आगे देखेंगे। एन एमोरोसिस ऑफ 2 years ड्यूरेशन, 2 साल की ड्यूरेशन में
का जो एमोरोसिस था, एमोरोसिस इज अनदर आई डिजीज कॉन्सिक्वेंट ऑन सप्रेस्ड स्काल्ड हेड। क्यों आया था, क्यों एमोरोसिस हुआ? क्योंकि स्काल्ड हेड यानी कि आजकल की अगर भाषा में हम बोले तो सीबोरिक डर्मेटाइटिस ऑफ द हेड, स्काल, इसको सप्रेस किया गया, उसकी वजह से हेमोरोसिस आया, 2 साल से था। लेकिन जैसे ही ये स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन लगा तो वो आई डिजीज परफेक्टली क्योर्ड हो गया, ऐसा क्लेम ने ऑब्जर्व किया है। How often does smallpox cause deafness and dyspnea? And both these chronic diseases, it removed on each its acne. Smallpox काफी बार डेफनेस, कानों में सुनाई नहीं देना, एंड डिस्निया, सांस में तकलीफ प्रोड्यूस करता है, कितनी भी बार प्रोड्यूस कर दिया है। तो इसीलिए उसके अंदर ताकत है ये डिजीज प्रोड्यूस करने की, ऐसे सिम्टम प्रोड्यूस करने की, तो वो उसको सॉल्व भी करेगा। देखते, एंड बोथ दीज क्रॉनिक डिजीजेस इट रिमूव्ड ऑन रीचिंग इट्स एक्मे एज जूनियर फादर क्रॉस ऑब्जर्व। तो ये ये इसने देखा, जूनियर फादर क्लोज ने, कि जब भी ये क्रॉनिक बीमारियां होती है और उसको स्मॉल पॉक्स की इन्फेक्शन लगते हैं, और जैसे ही स्मॉल पॉक्स अपनी हाइट पर पहुंचता है, एक्यूट डिजीज, तो ये दोनों डिजीज क्योर हो जाती। स्वेलिंग, इसीलिए यहाँ पर आपको आपको ये सीधा सीधा कोरिलेट करना है कि क्रॉनिक डिजीज जो पेशेंट आपके सामने लेके आता है, उसमें भी ऐसे ही आप कर सकते हैं कि आप कोई ऐसी दवाई ढूंढे जो ये उसकी इसी डिजीज को सिमिलिमम हो। और वो कैसे काम करते हैं, वो एक एक्यूट मेडिसिनल डिजीज क्रिएट करता है जो इससे काफी सिमिलर है। जैसे ही इसकी एक्शन हाइट पर पहुंचेगी, तो जो आपके सामने जो क्रॉनिक बीमारी आई है, वो इंडिकेटेड दवाई उसको परमानेंटली एक्सटिंग्विश करेगी, क्योर करेगी, और फिर कभी नहीं आएगा। और ये जो एक्यूट मेडिसिनल डिजीज क्रिएट होता है, उसकी शॉर्ट एक्शन की वजह से वो तुरंत चला जाता है और फिर पेशेंट क्योर हो जाता है। स्वेलिंग ऑफ द टेस्टिकल, इवन ऑफ अ वेरी सीवियर कैरेक्टर, इज अ फ्रीक्वेंट सिम्टम ऑफ स्मॉल पॉक्स। स्मॉल पॉक्स में ये काफी बार देखा गया है कि टेस्टिकल में स्वेलिंग आ जाता है, सिवियर स्वेलिंग आ जाता है, एंड ऑन दिस अकाउंट इट वाज इनेबल्ड एज क्लेन ऑब्जर्व। फिर से क्लेन ने ऑब्जर्व किया है कि वो क्योर करता है, हाइड्रो हाइड्रोसेले को क्योर करता है। इट हैज to cure by virtue of similarity a large hard swelling of the left testicle consequently on a brush, कि जिनको ब्रश के बाद यानी कि गिर गए, चोट लगी, चोट लगने के बाद लेफ्ट टेस्टिकल में जो हार्ड स्वेलिंग आई थी, वो स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्शन से सही हो गई। एंड अनदर ऑब्जर्वर शो सिमिलर स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल क्योर्ड बाय इट। और एक दूसरे ऑब्जर्वर ने ये स्वेलिंग ऑफ टेस्टिकल स्मॉल पॉक्स के इन्फेक्शन के बाद क्योर होते हुए देखा। ये अलग अलग उसकी जर्नल है, कहाँ से ये केसेस लिए गए हैं, पेज नंबर के साथ आपको दिए गए हैं। आप वहां पर उसको क्रॉस कर सकते हैं अगर आपको भरोसा नहीं है तो। नेक्स्ट है, उसी वही एपोरिज्म का पार्ट है कि among the troublesome symptoms of smallpox is a dysenteric state of the bowels and it's subdued as Father Van observed. A case of dysentery as a similar morbific agent. Smallpox की एक और troublesome symptom है, वो है dysentery। जैसे ही डिस तो इसका मतलब ये है कि वो डिसेंट्री को भी क्योर कर सकता है। तो ये ऑब्जर्व किया फादर वेंट ने कि एक डिसेंट्री का केस था, उसको स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन लगा, तो उसकी क्रॉनिक डिसेंट्री सही हो गई। स्मॉल पॉक्स कमिंग ऑन आफ्टर वैक्सीनेशन as well on account of its greater strength as its great similarity at once removes entirely the cowpox homeopathically। का वैक्सीनेशन के बाद स्मॉल पॉक्स आया, तो उसकी जो ग्रेट सिमिलरिटी है, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है, उसकी वजह से उन्होंने काउपॉक्स
को एंटायरली रिमूव कर दिया है होम्योपैथिकली एंड डज नॉट परमिट इट टू कम टू मैच्योरिटी। मैच्योरिटी तक अब वो नहीं पहुंचता है। तो जैसे ये वैक्सीनेशन होती गई तो एक साथ स्मॉल पॉक्स और काउ पॉक्स दोनों मिटते चले गए। But on the other hand, the cowpox, when near maturity, does, on account of its great similarity, homeopathically diminish very much the supervening cowpox, smallpox, and make it much milder, as Muhri and many others testify. तो दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो काफी इक्वल है, सिमिलर एक्शन है। तो दोनों एक दूसरे को की जो फॉर्म है इरप्शंस की, डिजीज की फॉर्म है, उसको माइल्डर फॉर्म में ही रखती है। अगर काउपॉक्स है और स्मॉल पॉक्स निकले, इन्फेक्शन आया, तो फिर जो स्मॉल पॉक्स का इन्फेक्शन रहेगा वो माइल्डर फॉर्म का ही रहेगा। स्मॉल पॉक्स है और काउपॉक्स निकला तो काउपॉक्स की इन्फेक्शन भी माइल्डर ही रहेगी। ऐसे अलग अलग ऑब्जर्वेशन है। 48 नंबर की फुटनोट दी गई है ये माइल्डर के लिए, जो 6th एडिशन में इसको एक्सटेंड किया है। क्या है? दिस सीम्स टू बी द रीजन फॉर दिस बेनिफिशियल रिमार्केबल फैक्ट, namely that since the general distribution of Jenner's cowpox vaccination, human smallpox never again appeared as epidemically। तो ये जैसे मैंने समझा, काउपॉक्स की वैक्सीनेशन दी, डिस्ट्रीब्यूशन किया, जनरल डिस्ट्रीब्यूशन, उससे क्या हुआ? उससे ह्यूमन स्मॉल पॉक्स इपिडेमिक कभी नहीं हुआ। और virulently as 40 to 45 years before, when one city visited lost at least one half and often three-quarters of its children by death of this miserable pestilence। तो ये जो भयानक बीमारी है स्मॉल पॉक्स की, उससे क्या हुआ था? ये जो उसकी जेनर की काउपॉक्स वैक्सीनेशन है, उससे पहले 40 से 50 साल पहले एक सिटी में लगभग आधे या आधे या पौने परसेंट जो चिल्ड्रन थे, समझ लो कि अगर 100 चिल्ड्रन थे एक सिटी में, तो उसमें से 50 या 75 जो चिल्ड्रन थे, वो चिल्ड्रन मर गए थे इस स्मॉल पॉक्स की इपिडेमिक की वजह से। ऐसी भयंकर बीमारी फिर इपिडेमिक नहीं हो पाई, क्योंकि काउ पॉक्स की वैक्सीनेशन लगना चालू हो गई। तो उसने काउ पॉक्स तो हटा दिया, कम कर दिया, स्मॉल पॉक्स भी कम हो गई, लेकिन लेकिन इसका इसकी इसकी वजह से जो काफी सारी क्रॉनिक बीमारियां होने लगी और उसकी सॉल्यूशन नहीं हो पाई। फिर है उसकी फुटनोट, ये भी एक जर्नल का नेम है जहाँ से केस ऑब्जर्वेशन ली गई मरी की। और आगे है 46 में, द इनऑक्यूलेटेड काउपॉक्स whose limb besides the protective matter contains the contagion of a general cutaneous eruption of another nature, consisting of usually small dry, rarely large pustular pimples resting on a small red areola, frequently conjoined with round red cutaneous spots and often accompanied by the most violent itching, which rash appears in not a few children several days before, more frequently, however, after the red areola of the cowpox, and goes off in a few days, leaving behind small red hard spots on the skin. The inoculated cowpox, I say, after it has taken cures perfectly and permanently in a homeopathic manner by the similarity of accessory miasm, analogous cutaneous eruptions of the children, often of very long standing and of a very troublesome character, as a number of observers assert। काउपॉक्स का इंफेक्शन लगे जिसमें लिम्फ besides the protective matter contains the contagion of a general cutaneous eruption of another tissue, यानी कि जो काउपॉक्स का जो डिस्चार्ज होता है इरप्शंस में से, उसकी बात कर रहे हैं कि वो काफी कॉन्टेजियन होता है और अनदर नेचर की इरप्शन को भी वो कॉन्टेजियन करता है। कंसिस्टिंग ऑफ यूजुअली स्मॉल ड्राई, जिसमें स्मॉल ड्राई पिंपल्स होते हैं, रेस्टिंग ऑन अ स्मॉल रेड एरियोला,
एक स्मॉल रेड इरप्शन के एरियोला होते हैं, वहां पर ऐसे पिंपल्स निकलते हैं, स्मॉल ड्राई हार्ड, कौन सी फ्रीक्वेंटली कंजॉइंड विथ राउंड रेड क्यूटेनियस स्पॉट्स, और वो जॉइंट हो जाते हैं और फिर एक क्यूटेनियस स्पॉट बनता है रेड, एंड ऑफन accompanied by most violent itching, उसके साथ काफी इचिंग आती है, which rash appears in not a few children several days before, कि जिन लोगों को appear not a few children, सिर्फ थोड़े ही चिल्ड्रन में appear नहीं होता, लगभग काफी सारे चिल्ड्रन में इसके पहले जो रेश अपीयर हुए थे, वो जैसे ही ये काउपॉक्स के रेड एरियोला होता है, तो उससे जो पुराने रेस जो थे वो सही हो जाते हैं, गॉज ऑफ इन अ फ्यू डेज, थोड़े ही दिनों में वो चला जाता है, लिविंग बिहाइंड स्मॉल रेड हार्ड स्पॉट्स ऑन द स्किन, पीछे ऐसा छूट जाता है। द इनऑक्यूलेटेड काउपॉक्स आई से आफ्टर इट हैज टेकन, जैसे वो चेप लगता है काउपॉक्स का, क्योर्स परफेक्टली परमानेंटली इन होम्योपैथिक मैनर में वो परफेक्टली और परमानेंटली क्योर करता है बाय द सिमिलरिटी ऑफ दिस एसेसरी, कि वो कोई भी क्यूटेनियस इरप्शंस हो चिल्ड्रन के, उन सबको क्योर कर देता, भले ही वो लॉन्ग स्टैंडिंग हो या ट्रबलसम कैरेक्टर का हो, वो उस इरप्शंस को क्योर कर देता है, ऐसा काफी सारे ऑब्जर्वर ने देखा है। द काउपॉक्स, a peculiar symptom of which is to cause tumefaction of the arm, काउपॉक्स जो ये आर्म का ट्यूमेफेक्शन करता है, cured after it broke out a swollen half paralyzed arm, तो जैसे ही काउपॉक्स का इन्फेक्शन लगता है, ब्रोक आउट होता है, तो जो आधा जो पैरालाइज्ड आर्म है, जो स्वॉलन है, उसको वो क्योर कर देता है, क्योंकि उसकी ये एक वन ऑफ द सिम्टम है कि पूरा जो हाथ होता है वो एकदम ट्यूमिफाइड हो जाए, ऑलमोस्ट पैरालाइज्ड हो जाए, तो उसी तरीके की जब सिम्टम पेशेंट में होती है और काउपॉक्स का इन्फेक्शन लगे, तो वो क्योर हो जाए, ऐसा नेचर में देखा गया है, उसके अलग अलग ऑब्जर्वेशन से, अलग अलग जर्नल से लिए गए, फुटनोट में वही है। आगे और एग्जांपल है कि द फीवर accompanying small cowpox which occurs at the time of production of रेड एरियोला के टाइम पे जो फीवर आता है वो दूसरे फीवर्स को क्योर कर देता है, क्योर्ड होम्योपैथिकली इंटरमिटेंट फीवर इन टू इंडिविजुअल्स, दो लोगों में इस इंटरमिटेंट फीवर को क्योर हो गया जैसे ही काउपॉक्स का इन्फेक्शन लगा, एज द यंगर हैरेज रिपोर्ट्स confirming that J. Hunter had already observed that two fevers, similar diseases, cannot coexist in the same body. The measles bear a strong resemblance in the character of its fever and cough to the whooping cough. मीजल्स में भी ऐसी ऐसी साम्यता है जिसमें फीवर और कफ, स्पेशली वुपिंग कफ होता है, तो वो जैसे ही मीजल्स का इन्फेक्शन लगेगा तो पेशेंट को फीवर विथ वुपिंग कफ होगा तो वो क्योर हो जाएगा। Hence it was that Boscawen noticed in an epidemic where both those affections prevailed that many children who then took measles remained free from whooping cough during that epidemic. जहाँ पर एपिडेमिक था वहां पर जिसको मिजल्स लगा उनको ये एपिडेमिक की असर नहीं हुई। They would all have been protected from and rendered incapable of being infected by, वो लोग प्रोटेक्ट हो गए इन बीमारियों से, फीवर विथ वुपिंग कफ की बीमारी से प्रोटेक्ट हो गए, और उनको सिर्फ मीजल्स निकला, द वुपिंग कफ इन दैट एंड ऑल ऑन सब्सिक्वेंट एपिडेमिक्स बाय द मीजल्स, वुपिंग कफ और उसकी जो भी सब्सिक्वेंट एपिडेमिक्स थे वो मीजल्स से क्योर हो गए और प्रोटेक्ट हो गए उनके उनकी वजह से, क्योंकि मीजल्स ने लाइफ टाइम प्रोटेक्शन दे दिया वुपिंग कफ के खिलाफ। If the whooping cough were not a disease that has only a partial similarity of the measles to the measles, that is to say, if it had also cutaneous eruption similar to what the latter possesses, जो अगर अगर whooping cough के साथ उसकी cutaneous eruption है तो फिर measles उसको क्योर कर देगा।
As it is, however, the measles can but preserve a large number from whooping cough homeopathically. मीजल्स प्रिजर्व करता है लार्ज नंबर में whooping cough को होने से प्रिजर्व कर देता है होम्योपैथिकली, एंड दैट ओनली इन द एपिडेमिक प्रिवेलिंग एट द टाइम, और सिर्फ उस एपिडेमिक के दौरान जब वो हुआ था। ये उसके जर्नल है अलग अलग कहाँ से ये ऑब्जर्वेशंस लिए गए, 53, 54, 55। Or last part, if however the measles come in contact with a disease resembling in its chief symptom, the eruption, जब भी measles कोई ऐसे उसकी जो चीफ सिम्टम है वो तो इरप्शन है, जैसे ही ऐसी कोई डिजीज इरप्शन वाली डिजीज बॉडी में होता है और उसको मीजल्स होता है तो फिर वो डिजीज इरप्शन वाले डिजीज क्योर हो जाते हैं। इट कैन डिस्प्यूटेबली रिमूव एंड इफेक्ट अ होम्योपैथिक क्योर ऑफ द इरप्शन लेटर मीन्स इरप्शन। Thus, a chronic herpetic eruption was entirely and permanently homeopathically cured by the breaking out of the measles as Cottam observed. Cottam ने ऑब्जर्व किया है कि जैसे मीजल्स होता है तो पुरानी जो herpetic eruptions होते हैं वो permanently cured हो जाते हैं। An excessively burning biliary rash on the face, neck and arms that had lasted 6 years, 6 सालों से चेहरे पे, नेक पे, आर्म्स पे मिलियरी रैश थे जिसमें काफी जलन होती थी, एंड वॉज एग्रावेटेड बाय एवरी चेंज ऑफ वेदर, हर एक वेदर के चेंजेस से वो एग्रावेट होती थी ऑन द इन्वेजन ऑफ मीजल्स assume the form of a swelling of the surface of skin। सर स्किन की सरफेस में स्वेलिंग होने से सॉरी मीजल्स में जो जो ऐसी अवस्था आती है कि स्किन की सरफेस में स्वेलिंग हो जाए, ऐसे मीजल्स के इन्वेजन से ये सब क्योर हो गया। एंड आफ्टर द मीजल्स हैड रन इट्स कोर्स द एक्जेंथीमा वाज क्योर्ड एंड रिटर्न नो मोर। एक्जेंथीमा यानी कि वो जो मिलियरी रैश, बर्निंग मिलियरी रैश था, वो क्योर्ड हो गया, फिर वापस कभी नहीं आया। ये भी अलग अलग ऑब्जर्वेशन है, 56, 57, 58 अलग अलग जर्नल से दिए गए। तो आज के लिए इतना ही। कल हम नई एफोरिज्म के साथ, नई अंडरस्टैंडिंग के साथ आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।